नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 11वां। अब आगे। तभी महेश गुर्जर इजाजत लेकर अंदर आ गया। करा आया शिकार? जी सर। चाय पानी मंगवाई जाए तुम्हारे लिए? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? अरे भाई, हम भी तो लेंगे। मैं बोलकर आता हूँ ना सर। कुछ स्नैक्स के लिए भी कह देना। खाना तो पता नहीं कब नसीब होगा आज रात। जी बोल देता हूँ, कहकर वह बाहर निकल गया। थोड़ी देर में चाय नाश्ता वहाँ पहुँच गया। तीनों ने उस पर हाथ साफ किया। फिर विराट राणा महेश की तरफ देखता हुआ बोला, शादी हो गई है तुम्हारी? अब जानते हैं सर कि हो गई है। जानता हूँ, तभी तो बता रहा हूँ। घर जाना चाहो तो निकल लो, हमारे साथ रहोगे तो खामखा रात खोटी हो जाएगी। आपका हुक्म होगा तो मैं खोटी कर सकता हूँ सर। फिर तो तुम निकल ही लो यार। थैंक यू सर, कहकर वह उठा और कमरे से बाहर निकल गया। चले जोशी साहब? कहाँ? घर? इंट्रोगेशन रूम में यार। इनकार करूंगा तो आप मान तो जाएंगे नहीं, इसलिए चल ही लेता हूँ, कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। आगे दोनों कमरे से निकलकर इंट्रोगेशन रूम में पहुंचे, जो कि 15 बाय 15 का बड़ा कमरा था और हवालात से एकदम सटा हुआ था। विराट ने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला, जिसे जोशी ने फौरन उसके हाथ से लपक लिया। मैं सुलगाता हूँ ना सर, इससे चमचागिरी कहते हैं जोशी साहब। तब नहीं कहते जब सीनियर सैकड़ों बार जूनियर के लिए सिगरेट सुलगा चुका हो। मुस्लिम बस यहाँ पहुँचने ही वाला है, कहीं उसने आपको ऐसा करते देख लिया तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। उसी वक्त चितरंजन को दाया बाया थामे 2 सिपाही कमरे में दाखिल हुए। उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। इतनी बुरी तरह बौखलाया हुआ था जैसे उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा हो। क्या करना है सर? एक सिपाही ने पूछा। 1 नंबर का झूठा है ये कमबख्त, उल्टा लटका दो साले को। अरे साहब, मैंने क्या किया है? चितरंजन घबरा सा उठा। सब कुछ तूने ही तो किया है बहनचोद। विराट को सिगरेट थमाता हुआ जोशी गुस्से में बोला। मगर तेरा झूठ चल नहीं पाया, क्योंकि प्रवन सिंह ने सारी सच्चाई बयान कर दी। कैसी सच्चाई? वह हक बकाया। यही कि तेरे दोस्त अजब सिंह को किसी पिशाच ने नहीं मारा था, विराट बोला, बल्कि तूने ही अपने दूसरे दोस्त बबलू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। मगर मुखिया जी क्योंकि तुझे बहुत मान देते थे, इसलिए तेरे गिड़गिड़ाने पर उस बात पर पर्दा डालते हुए उसी रात लाश को फुकवा दिया था। ये झूठ है सर, वह आवेश में आकर बोला। जो चाहे बकता रह, यहाँ किसी परवाह है, कहकर उसने फिर से सिपाहियों की तरफ देखा। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? उल्टा लटका कर तब तक मार लगाओ इस कमीने को जब तक कि अपना जुर्म कबूल न कर लेता। गरीब आदमी पर जुल्म मत करो साहब जी। सिपाहियों से अपना हाथ छुड़ाकर चितरंजन विराट के कदमों में झुक गया। मैंने कुछ नहीं किया था, माँ कसम। मर गई है, जिंदा है? कौन? तुम्हारी माँ? वह तो सालों पहले मर गई थी साहब जी। फिर झूठी कसम खाने से तेरा क्या जाता है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा साहब जी। उठ खड़ा हो जाओ, जोशी ने गुड़का तो चितरंजन ने विराट के पांव छोड़ दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। 20 साल पहले तूने क्या किया था उस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना तो वह केस दिल्ली पुलिस का है, ना ही उस मामले में कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। हम तो बस ये साबित करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर महाराज के भूत का जो हवा तिमारपुर में और उससे लगते इलाकों में व्याप्त है वह खत्म हो जाए, क्योंकि सच यही है कि वहाँ कोई भूत पिशाच नहीं रहता। ऐसे में तेरी भलाई इसी बात में है कि सब कुछ सच सच बता दे हमें, वरना मुखिया ये बयान देने को तैयार हो चुका है कि अजब सिंह का कत्ल तूने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था। ऐसे में हमारी बात नहीं मानेगा तो जेल जाकर रहेगा। मैंने नहीं मारा था साहब जी, ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा सर, कहकर उसने सिपाहियों को घुड़का। सुना नहीं साहब ने क्या हुक्म दिया था? तत्काल दोनों ने मिलकर चितरंजन को नीचे गिराया और पैरों में एक रस्सी बांध दी। तभी दूसरा सिपाही दूर एक कोने में रखी लोहे की सरिया उठा लाया, जिसे छत से लटके 2-3 फीट के जंजीरों में लगे हुए हुक्कों में फंसा दिया। अगले ही पल रस्सी को उस सरिये के ऊपर से गुजार कर सिपाहियों ने नीचे खींचना शुरू किया तो चितरंजन का शरीर पैरों की तरफ से ऊंचा उठता चला गया। आप गलत कर रहे हैं साहब, उसने जोर से अर्थनाद किया। मैंने कुछ नहीं किया था, मुखिया झूठ बोल रहा है। जरा देखिए तो सर,
जोशी हंसता हुआ बोला, मुखिया जी जैसे सम्मानित व्यक्ति को झूठा करार दे रहा है, जबकि गांव के लोग उन्हें बेहद भला इंसान बताते हैं। ऐसा इंसान जो हर किसी के दुख दर्द में काम आकर दिखाता है। हाँ, झूठ ही बोल रहा था उस कमीने ने। उल्टा लटका चितरंजन इस बार चिल्ला ही पड़ा। बकवास बंद कर, कहकर जोशी ने सिपाहियों की तरफ देखा। इसकी तब तक धुलाई करो जब तक कि ये अपना गुनाह कबूल न कर ले। वैसे भी मुखिया जी ने साफ साफ कहा था कि अजब सिंह को इसी ने मारा था। रहम करो साहब, चितरंजन रोता हुआ बोला, मैंने अजब को नहीं मारा था, वह तो मेरा भाई जैसा दोस्त था। उसकी हत्या भला मैं क्यों करता? क्यों किया था ये तो जानने के लिए ही तो हमने तुझे उल्टा लटकाया है बेटा। डंडों की मार झेल भी गया तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास तेरे जैसों की जुबान खुलवाने के लिए। गलत कर रहे हो साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर किसने किया था? जुबान खोलूंगा तो मुखिया मेरी लाश का भी पता नहीं लगने देगा। सुनकर विराट और जोशी के होठों पर एक साथ मुस्कान रेंग उठी। चितरंजन पर कोई खास शक उन्हें नहीं था, मगर उसकी कही आखिरी बात ने पलक झपकते ही समझा दिया कि मामले का राज उसी के सीने में दफन है। सच्चाई बता बेटा, विराट बोला। हम वादा करते हैं कि मुखिया तक एक बात भी नहीं पहुंचने देंगे। चितरंजन ने कसकर होठ बीच लिए। तुम मार खाने के ही काबिल हैं, कहकर जोशी ने एक डंडा उठाया और तेजी से यूं कंधों के पीछे लेकर गया जैसे उसका भरपूर वार चितरंजन के जिस्म पर करना चाहता हो। माना नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ। अच्छी बात है, बोल अब अजब सिंह को किसने मारा था? मुखिया के बेटे नंदू ने। वह जैसे फट पड़ा। उस कमीनी ने हमारे आंखों के सामने नोच नोच कर अजब सिंह के शरीर के गोश्त के टुकड़े अलग किए थे और हमें जबरन वह नजारा देखने के लिए वहीं बैठाया भी रखा था। दोनों पुलिस अफसर हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। नीचे उतार दो इसे, विराट बोला। तत्पश्चात चितरंजन के बंधन खोलकर उसे विराट के सामने एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब जी, नंदू ने ही मारा था अजब सिंह को। यकीन तो नहीं आ रहा हमें, लेकिन कोई बात नहीं, तू बोल क्या कहना चाहता है, सब कुछ विस्तार से बता, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर तू बेगुनाह है तो अभी और इसी वक्त तुझे आजाद कर देंगे हम। उससे क्या फायदा होगा साहब जी, आप छोड़ देंगे तो मुखिया मार डालेगा। मुझ गरीब की जान तो हर हाल में जाकर रहेगी। टेंशन मत ले, मुखिया को खबर भी नहीं लगेगी कि तूने उसके बारे में मुंह फाड़ा है। वैसे भी पूरा किस्सा बयान किए बिना तू हमें इस बात का यकीन कैसे दिला पाएगा कि अजब सिंह का कत्ल नंदू ने किया था? उसी ने किया था साहब जी। क्या? नंदू नपुंसक था, जबकि उसकी बीवी बहुत सुंदर और छबीली थी। जाने कैसे एक रोज नंदू के नपुंसक होने की बात अजब सिंह को पता लग गई और वह बहानों से उसके घर आना जाना करने लगा। फिर जल्द ही दोनों के संबंध बन गए। झूठ मत बोल, नंदू 2 बच्चों का बाप था। वह बच्चे भी अजब सिंह के ही थे साहब जी। नंदू के बस का तो कुछ था ही नहीं, औलाद कहाँ से पैदा कर लेता। ठीक, आगे बढ़। रात में अजब और नंदू की बीवी अक्सर हवेली के पास ही मिला करते थे, क्योंकि वह जगह एकदम उजाड़ पड़ी थी और उधर कोई आता जाता नहीं था। उन्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। तब तक वैसी कोई बात ही सामने नहीं आई थी। हाँ, गांव के लोग इतना जरूर कहते थे कि हवेली में आत्माओं का वास है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं था, इसलिए दोनों को वह एकदम सुरक्षित जगह महसूस होती थी। कत्ल वाले रोज क्या हुआ था? हम तीनों दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए अक्सर अजब सिंह पर दबाव बनाते रहते थे कि वह किसी तरह हमें भी अपनी मासूका के साथ जिस्म का स्वाद चखने का मौका दे। जैसे वह कोई मिठाई थी। मिठाई तो बराबर थी साहब जी। हाँ, ये बात अलग थी कि वह सिर्फ अजब सिंह को ही हासिल थी, मगर कत्ल वाले रोज आखिरकार वह हमारी बात मान गया। क्यों मान गया? क्या नंदू की बीवी को तुम दोनों के साथ रंगरलिया मनाने को तैयार कर चुका था? नहीं, उसने प्लान की थी कि जिस वक्त वह दोनों एकाकर हो रहे होंगे, ऊपर से मैं और बबलू भी पहुंच जाएंगे। फिर उसे धमकी देते कि या तो वह हमें भी मजे कराए या फिर हम जाकर उसके पति को सब कुछ बता देंगे, बल्कि पूरे गांव को उसके बारे में और अजब के चक्कर की खबर कर देंगे। इतनी रात को वह निकल कैसे आती थी घर से? सर्दी हो या गर्मी, नंदू हमेशा छत पर मौजूद एक कमरे में सोया करता था। शायद इसलिए क्योंकि बीवी के पास जाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, और मुखिया अपनी बीवी के साथ बाहर बरामदे में सोता था। उसके घर के पीछे एक दरवाजा है। कलावती रात को वहीं से बाहर निकल आती थी। कई बार तो नंदू को उसी रास्ते से अंदर भी बुला लिया करती थी। खैर, कत्ल की नौबत क्यों आई?
हमारी किस्मत जो खराब थी साहब जी। उस रात अजब और कलावती हवेली के करीब गए और एक जगह अंधेरे में लिपटी झिपटी करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद योजना के मुताबिक हम दोनों उधर बढ़ चले। तभी पता नहीं कहां से वहां नंदू आ गया। उसके हाथ में एक हंसिया था। उसने आओ देखा न ताओ अंधाधुंध अजब सी पर हंसिया से वार करता चला गया। जगह जगह से मांस नोच लिया, फिर भी जी ना भरा तो उसके मुंह से हंसिये का एक हिस्सा घुसाकर पूरा का पूरा चिरता चला गया। वह तो जैसे जानवर ही बन गया था। उस वक्त मैं, बबलू और कलावती वहां खड़े थर थर कांप रहे थे। इतना भी नहीं हुआ कि वहां से भाग जाते, वैसे भी भागकर कहाँ जाते, बाद में तो वह हमें ढूंढ ही लेता। फिर क्या हुआ? हमने ये कहकर अपनी जान बचाई कि हम नहीं जानते थे वहाँ क्या चल रहा था। उसकी बीवी को हमारे आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए हमारा झूठ चल गया। फिर उसने मुझे गांव से चुपचाप अपने बाप को बुला लाने के लिए भेज दिया। जाने और अनजाने में मुझे 10 मिनट लग गए। मुखिया ने जब बेटे की करतूत देखी तो पलक झपकते ही समझ गया कि वहाँ क्या हुआ था। तब उसने हमें गांव पहुंचकर सबको इकट्ठा करने और वह कहानी सुनाने को कहा जो मैंने आप लोगों को पहली मुलाकात में सुनाया था। यानी वह सब बस कहानी ही थी? जी साहब जी। इधर मैं अपने दोस्त के साथ गांव पहुंचा, उधर नंदू अपनी बीवी के साथ घर लौट गया। उसके बाद मुखिया भी अपने बरामदे में जाकर लेट गया। तब हमने चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें ये बताया कि महाराज चंद्रशेखर के प्रेत ने कितना भयानक ढंग से अजीब सिंह को मार गिराया था। किसी को शक नहीं हुआ? मैं नहीं जानता। फिर मुखिया के सामने किसी की जुबान खोलने की मजाल भी तो नहीं थी। उसने पता नहीं कैसे गांव के एक पंडित और ओझा को तैयार किया कि दोनों कहने लगे प्रेत के शिकार फौरन जला देने में ही भलाई थी। बाकी लोग ने तुरंत उस बात पर सहमति जता दी। यहाँ तक कि अजब के वृद्ध माँ बाप ने भी स्वीकृति दे दी। फिर वही हवेली के सामने चिता सजाकर उसकी लाश जला दी गई। और बाद में जो नंदू पर प्रेत सवार होने की बात सामने आई, जिसमें उसने अपनी बीवी को मार गिराया और बाद में आत्महत्या भी कर ली, वह क्या था? उस मामले में जो कुछ किया मुखिया ने किया। उसी ने सबको बताया कि चंद्रशेखर महाराज की आत्मा ने नंदू पर सवार होकर उसके हाथों बीवी को मरवा डाला था। अरे कोई वजह भी तो रही होगी। गांव में सबको पता चल गया था कि नंदू नपुंसक है। लड़के उसे देखकर मुस्कुराने लग जाते थे, छिपे लहजे में फप्तियां भी कसते थे। मगर जिस रोज उसने अपनी बीवी को मारा, उस रोज शाम को एक लड़के ने ये कहकर उसका दिमाग खराब कर दिया कि नंदू भाई की रसमलाई है तो बहुत मजेदार, लेकिन अफसोस कि उसका स्वाद नहीं चख सकते हैं। ये सुनकर वह इतना आग बबूला हुआ कि उस लड़की को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वो तो मुखिया वहाँ पहुँच गया, वरना जान से ही मार देता। उसी रात नंदू ने अपनी बीवी को मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। यानी हवेली में कोई प्रेत नहीं रहता है या नहीं, मैं नहीं जानता साहब जी। हाँ, गांव वालों का पूरा यकीन है कि वहाँ महाराज की आत्मा भटकती है, जो रात को भूले भटके उधर पहुँच जाने वालों को अपना शिकार बना लेती है। अजब सिंह के बाद क्या कोई और भी मरा था गांव के हवेली में या उसके आसपास? अभी हाल ही में एक लड़की की लाश मिली थी, आपको तो पता ही होगा। उसके अलावा? नहीं साहब जी, और तो कोई लाश कभी नहीं निकाली गई वहाँ से। स्कूल के एक टीचर ने हमें बताया था कि उसकी बीवी ने एक बारगी अपनी छत से हवेली के ऊपर किसी प्रेत को मंडराते देखा था। मैंने भी सुना था वह किस्सा। उसके बाद महीनों तक मास्टरनी बिस्तर पर पड़ी रही थी। मगर ये भी तो हो सकता है साहब जी की अमावस की अंधेरी रात में उसे कोई भ्रम हो गया हो। आखिर उसका घर भी तो बहुत दूर है हवेली से। हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि हाल में ही जिस लड़की की लाश हवेली के पास से बरामद हुई थी, उसके बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं साहब जी, माँ कसम मुझे नहीं पता। गांव में कोई सुगबुगाहट वो तो हमेशा होती ही रहती है, इसलिए गांव वाले आजकल बहुत डरे हुए हैं। उनको यही लगता है कि वह काम महाराज की प्रेत आत्मा ने ही किया था। मगर तुम्हें उनके कहने पर यकीन नहीं है ना? लाश जली हुई नहीं मिली होती तो साहब जी कर लेता। ऊपर से जब पहली घटना के बारे में मैं जानता हूँ तो उसमें किसी प्रेत का हाथ नहीं था, तो दूसरी बार कैसे यकीन कर लेता? और कुछ बताना चाहते हो? नहीं साहब जी, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी। अब आपके हाथ में है कि मुझ जैसे बेकसूर को जाने देते ही ये जेल भिजवा देते हैं। एक शर्त पर आजाद कर सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन तो लो। मुझे बिना सुने मंजूर है साहब जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि हमारे बीच हुई बातचीत की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। वो तो आप नहीं भी कहते सर, तो मैं चुप ही रहना था। जुबान खोलकर क्या मरना है मुझे? ठीक है, जाओ। शुक्रिया सर जी। पैसे हैं जेब में?
हाँ, 50 रुपए पड़े हैं। सुनकर विराट ने 500 का एक नोट पर्स से निकालकर उसके हवाले कर दिया। रख लो, शेयरिंग ऑटो ना मिले तो कोई गाड़ी बुक कर लेना। चितरंजन ने डरते डरते नोट अपने काबू में किया और दोनों को नमस्कार करके वहां से बाहर निकल गया। ये तो कमाल ही हो गया सर, जो बात 40,000 की फी और अनुष्ठान के लिए 20,000 का सामान खरीदने के बाद भी हमारी समझ में नहीं आई, वह चितरंजन 500 में समझ गया, वह भी अपनी बिना मांगे दे दिया उसे। इस बात पर एक मजेदार कहानी सुनो, जो मैंने कुछ दिन पहले किसी अखबार या मैगजीन में पढ़ा था। जरूर सुनाइए सर। एक आदमी का बेटा मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ तो वह एक वकील के पास पहुंचा। वकील साहब ने पूरी कहानी सुनी और उसे कहा कि 5,000 की फी में वह उसके बेटे की पैरवी करने को तैयार है। सुनकर उस शख्स को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इतनी कम फी लेने वाला वकील तो भला क्या कर पाएगा, इसलिए वहां से उठकर चला गया। उस घटना के करीब 2 साल बाद दोनों इत्तेफाक से एक मार्केट में सामने आ गए। तब वकील साहब ने सवाल किया कि तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? जवाब मिला, उसे तो फांसी हो गई। वकील ने पूछा, जिस एडवोकेट को हायर किया था उसने फी कितनी ली थी? जवाब मिला, 5 लाख। तब वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले, तुमने खामखा इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी, जबकि वह काम तो मैं 5,000 रुपए में ही करने को तैयार था। सुनकर जोशी ने जोर का ठहाका लगाया, फिर बोला, वैसे प्लान गजब का था मुखिया का। उसे देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इतना बड़ा खिलाड़ी होगा। खामखा एक हवेली को हमेशा के लिए अभिशापित साबित करके रख दिया है। और कर भी क्या सकता था, इकलौते बेटे को जेल जाने से बचाना तो बनता ही था, जो कि आखिरकार मारा ही गया, जोशी बोला। और नए सिनेरियो में ये बात भी साबित हो जाती है कि नकुल ने भी अपनी भांजी का कत्ल किया था। जब कोई भूत वहां रहता ही नहीं तो उसे दिखाई कैसे दे सकता है।